चलिए स्टार्ट करते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। क्या स्टार्ट करेंगे आज हम? 1861 का भारत परिषद अधिनियम 1858 तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक, 1861 से आगे स्टार्ट करते हैं भारत परिषद का अधिनियम। इसमें क्या कहा गया कि कानून बनाने की प्रक्रिया में, यानी जो अब कानून बनाने की प्रक्रिया होगा उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि आप कहा गया फर्स्ट पॉइंट में जो कानून बनाने की प्रक्रिया होगी, क्या बनाने की? कानून बनाने की जो प्रक्रिया होगी ना, कानून बनाने की जो प्रक्रिया होगी इसमें किसको शामिल किया जाएगा? भारतीयों को शामिल किया जाएगा। किसको शामिल किया जाएगा? भारतीयों को शामिल किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था? वायसराय खुद से कानून बना दिया करता था, लेकिन अब कहा गया कि अब जो कानून बनाया जाएगा उसमें किसको शामिल किया जाएगा? इसमें शामिल किया जाएगा भारतीयों को। किसको शामिल किया जाएगा? जो भारतीय होंगे उनको शामिल किया जाएगा और उसके बाद कानून बनाया जाएगा। इसमें सबसे पहला यही आया था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में किसको शामिल करने की शुरुआत हो गई थी। अब भारतीयों को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यानी अब जो कानून बनाया जाएगा वो किसके योगदान से बनाया जाएगा? यानी उसमें कुछ भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट मद्रास और बम्बई, यानी कह रहा है जो मद्रास और बम्बई है, मद्रास और बम्बई, मद्रास और बम्बई को पुनः विधायी शक्तियां दे दी गई, यानी दोबारा विधायी शक्तियां दे दी गई। यानी आपने 1835 में देखा था क्या हुआ था कि इनको विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। 1835 में कहा गया था कि अब मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर होंगे इन्हें विधायी शक्तियां नहीं दी जाएंगी। लेकिन 1861 में फिर कहा जाता है कि नहीं, मद्रास और बम्बई को विधायी शक्तियां दोबारा देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, यानी दोबारा इसकी शुरुआत कब हुई? 1861 में 1835 में बंद कर दिया गया था, इन्हें विधायी शक्तियां देने से वंचित कर दिया गया था, लेकिन इसे फिर शुरुआत फिर कर दी गई 1861 में फिर से इन्हें विधायी शक्तियां दे दी गई। किसको किसको? तो मद्रास और बम्बई को। अगला थर्ड पॉइंट हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट में कह रहा है जो वायसराय होगा ना, ये आपातकाल में संस्तुति जारी कर सकता है। यानी वायसराय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वायसराय जो होगा ना, इसके कहने का मतलब ये है कि वायसराय आपातकाल में बगैर किसी से बहस किए, यानी बगैर संस्तुति बुलाए, बगैर लोगों से डिस्कशन किए डायरेक्ट अध्यादेश जारी कर देगा। यानी केवल ये आपातकाल स्थिति में, हमेशा नहीं, आपातकाल यानी इमरजेंसी में ये क्या करेगा? डायरेक्ट एक प्रस्ताव पारित कर देगा। ये डायरेक्ट कानून पर कोई भी नियम या कानून लागू कर सकता है वायसराय, और इसकी अवधि कितना होगी? 6 माह होगी। जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है? आपातकाल के समय ही तो लगता है, इमरजेंसी जब होता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है और जिसकी अवधि कितनी होती है? 6 माह होती है। वैसे ही यहाँ भी देखा जा सकता है कि वायसराय जो अध्यादेश जारी करेगा उसका समय कितना होगा? उसका समय होगा 6 माह। कितना होगा? 6 माह का समय होगा। 6 माह के बाद भी अगर उसको वो चीज आगे रखना है तो उसको 6 महीने के बाद फिर अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। यानी इसकी अवधि जो दी गई वो 6 महीने के लिए दी गई और कहा गया कि 6 महीने के बाद ये अध्यादेश आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी 6 महीने तक वो आपातकाल शासन कर सकता था। ये चीज उसको दे दी गई। अगले पॉइंट में क्या कहा गया? अगले पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो ये देख सकते हैं कि वायसराय को कहा गया विधान परिषद में कानून बना सकता है। क्या कहा गया? जो वायसराय है ना, इसे विधान परिषद में, वायसराय को क्या कहा गया? यही वायसराय, किसी वायसराय को क्या कहा गया? जो विधान परिषद है, जो विधान परिषद है, जो विधान परिषद है, इससे नियम और कानून बना सकता है, नियम और कानून बना सकता है। यानी कहा गया कि अब वायसराय को दे दिया गया। अगले पॉइंट में ये बात कही कि अब वायसराय जो होगा तो विधान परिषद में नियम और कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया। कहा गया कि अब जो वायसराय होगा वो विधान परिषद में नियम और कानून बना सकता है। तो इसको किसको दे दिया गया? वायसराय को दे दिया गया। अगले पॉइंट की बात करें तो
कार्य परिषदों का गठन किया गया। क्या किया गया? कार्य परिषदों का गठन किया गया। अगले पॉइंट की बात करें इसमें तो क्या किया गया? कार्य परिषदों का गठन किया गया। कार्य परिषदों का गठन किया गया। कार्य परिषदों का गठन किया गया यानी एक परिषद बनाने की तैयारी की गई। कार्य परिषद के लिए एक समिति बनाया गया, कार्य परिषदों का गठन कर दिया गया। और इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे? 1861 में ये आया था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में कब? 1862 में कितने? लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को भारतीय परिषद में यानी परिषद में 3 लोगों को शामिल किया। यानी कार्य परिषद में 3 लोगों को शामिल किया। 3 भारतीयों को। कितने भारतीयों को? 3 भारतीयों को। 3 भारतीयों को शामिल किया। वो 6 कौन कौन? यानी 1861 में आया, 1862 में यानी 1861 में कानून आया, 1862 में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? तो विधान परिषद में शामिल किया गया। किसमें? विधान परिषद में शामिल किया गया। विधान परिषद में शामिल किया गया। और वो 6 कौन कौन? 3 लोग थे। पहले थे बनारस के राजा, और पटियाला के महाराज, और सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को शामिल किया गया था। पहले से बनारस के राजा, दूसरा से पटियाला के महाराज और तीसरे से सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को विधान परिषद में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1862 में। ठीक है। और विधान परिषद के नियम और कानून कौन बनाएगा? वायसराय बनाएगा। और इसी में उस समय वायसराय का लॉर्ड कैनिंग था। इसने इन 3 लोगों को यानी 3 भारतीयों को इस अपने विधान परिषद में शामिल किया था। क्योंकि क्या कहा गया था? कानून बनाने की प्रक्रिया में अब भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। इसलिए इसने 3 भारतीयों को शामिल किया, जिसमें से बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को शामिल किया। कब शामिल किया? 1862 में। ठीक इस तरह से 1861 का भारत परिषद अधिनियम खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा? अगले पॉइंट की बात करें तो होगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। क्या चीज? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, इसमें मुख्यतः 2 बदलाव देखने को मिलेगा। पहला क्या था? विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ा दिया। यानी जो विधान परिषद 1861 में बनाया गया था, इसका दायरा बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? जो विधान परिषद है, इसका दायरा बढ़ा दिया गया। ये जो विधान परिषद है 1892 में कहा गया कि अब विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया। इसके जो कार्य थे ना, इसका दायरा बढ़ा दिया गया। कहा गया कि अब जो विधान परिषद में कार्य होगा उस पर क्या होगा? बजट पर बहस होगा। इसमें क्या होगा? बजट पर बहस होगा। पहला क्या करें? यानी
पहले पॉइंट में कहा गया कि जो विधान परिषद है इसके कार्यों का दायरा बढ़ाया जाएगा, और पहले ये जो कार्य बढ़ाया गया इसी में क्या कहा गया कि अब जो बजट होगा ना इस पर बहस होगा। पहले बजट डायरेक्ट पास हो जाता था, इस पर कोई बातचीत नहीं होती थी, कोई बहस नहीं होता था, लेकिन अब कहा गया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, बजट पर बहस करना होगा और कार्यपालिका के प्रश्नों का जवाब देना होगा। यानी कार्यपालिका जो कार्यपालिका के प्रश्नों, कार्यपालिका कहा गया कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। यानी कहने का मतलब जो कार्यपालिका होगी इनको उत्तर, इनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी मजबूर किया गया। जैसे कहने का मतलब ये है कि अब ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी बजट डायरेक्ट पास कर दे रहे हैं, कह रहे हैं हमने इतने करोड़ का बजट पास किया, यहाँ पे खर्च किया। जैसे 1 लाख रुपए शिक्षा पे प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान बनाया गया था, तो मान लीजिए किसी ने डायरेक्ट कर दिया मैंने 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान बना दिया, कहानी खत्म। लेकिन कहा गया अब ऐसा नहीं होगा, 1892 में कहा गया अब ऐसा नहीं होगा, अब उस बजट पे बहस होगा। उसके बाद से क्या होगा, कार्यपालिका के प्रश्नों का जवाब देना होगा। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब दें कि, यानी कहने का मतलब कोई प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो आप उसका जवाब दें कि आपने पैसा कहाँ पे खर्च कर दिया, या आप जो बजट पास कर रहे हैं किस लिए पास कर रहे हैं, कहाँ पे खर्च करेंगे इस पैसे को, कहाँ से इस पैसे को लाएंगे, सब बातें कहाँ की जाएगी। यही कार्य का दायरा बढ़ाया गया। एक और पॉइंट है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ हुआ। अप्रत्यक्ष क्या करा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का आरंभ। यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब हुई, 1892 में। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का प्रारंभ कब हुआ, 1892 में। यही 2 पॉइंट थे 1892 में, और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, बस 2 बातें याद रखना, विधान परिषद का कार्यों का दायरा बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, तो बजट पर बात कर रखना, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देना, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का आरंभ कर दिया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1892 के बाद 1892 के बाद हम क्या पढ़ेंगे, 1909 का भारत। क्या पढ़ेंगे अब हम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। क्या पढ़ेंगे, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। क्या पढ़ेंगे हम लोग, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम क्या था। इसे और भी एक नाम से जाना जाता है, इसका एक और नाम क्या है, कोई बताएगा। हाँ बिल्कुल सही, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का नाम पूछा जाए तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम ही था, जिसको एक और नाम से जानते हैं, वो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कौन सा अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट पहली बात तो आपने जान लिया कि इसका दूसरा नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा मत आप लोग। मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया, इसमें और भी बढ़ा दिया गया। यानी आपने 1892 में पढ़ा था विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया, यहाँ भी कह रहा है कि विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। यहाँ भी क्या कह रहा है, विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। तो यहाँ क्या बढ़ाया गया, यहाँ जो विधान परिषद था, यहाँ जो विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया, इसमें कहा गया कि अनुपूरक प्रश्न पूछना, अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना, बजट पर संकल्प रखना, दो चीजों का दायरा इसमें बढ़ाया गया कि अब क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे क्रॉस क्वेश्चन क्या होता है, आपने कोई जवाब दिया और उस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसी को क्रॉस क्वेश्चन बोला जाता है। यानी अनुपूरक प्रश्न भी पूछा जाएगा और बजट पर आपको बढ़िया से जवाब भी देना होगा, बजट पर संकल्प भी रखना होगा, बजट पर आपको अच्छे से जवाब देना होगा कि आपने इस बजट को कहाँ पे खर्च किया, कितना खर्च किया, किसको किया, एक एक चीज से बजट पर संकल्प रखना होगा, आपको एक एक चीज का ब्यौरा देना होगा। कार्यपालिका में जो प्रथम भारतीय को रखा गया था, यानी कार्यपालिका में जो प्रथम भारतीय के रूप में शामिल हुए थे वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। क्या थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ये पहले भारतीय थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कौन थे? ये ऐसे पहले भारतीय थे जिनको कार्यपालिका परिषद में शामिल किया गया था। कहाँ शामिल किया गया था? कार्यपालिका परिषद में पहले जो भारतीय शामिल हुए थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ये पहले भारतीय थे जिनको विधान परिषद में शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं। इसमें एक चीज और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक का निर्वाचन क्या होता है? सांप्रदायिक निर्वाचन कोई बताएगा? सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कोई बताएगा? सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कब हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 में हुई थी, लेकिन ये था क्या? सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करें तो ये मुस्लिम के लिए था। इसलिए मुस्लिमों के लिए एक निर्वाचन बनाया गया था जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन कहा गया। जैसे मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पे चुनाव होने वाला है, ठीक? कहा गया कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात हम कर रहे हैं वो किसके लिए बनाया गया था? मुस्लिम के लिए बनाया गया था। यानी अंग्रेजों ने इसमें खूब अच्छा नीति लगाया था, फूट डालो और शासन करो। देखिए कैसे ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन बनाया मुसलमानों के लिए बनाया। कैसे बनाया? जैसे कहा कि मान लीजिए इतने एरिया में, यानी यहाँ पे टोटल वोटर्स की संख्या कितनी हो गई? 1000। यानी वोट देने वाले लोग कितने हैं? 1000। मान लीजिए कि यहाँ पे 700 मुस्लिम हैं, यानी जो यहाँ पे वो मतलब टोटल वोट देने वाले लोग 1000 हैं, इसमें से कितने मुस्लिम हैं? 700 मुस्लिम हैं। तो सांप्रदायिक निर्वाचन कहता है कि यहाँ पे जो
चुनाव लड़ेगा वो केवल मुस्लिम ही लड़ सकता है। यानी यहाँ पे मुसलमान का वोट ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे चुनाव कौन लड़ेगा? केवल मुस्लिम ही लड़ेगा, हिंदू चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी ये क्या कह रहा है कि पहली बात तो हिंदू चुनाव नहीं लड़ सकता, फर्स्ट पॉइंट सांप्रदायिक निर्वाचन कह रहा है कि हिंदू चुनाव नहीं लड़ सकता। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि हिंदू वोट भी नहीं डाल सकता, जो वोट है ना ये भी नहीं डाल सकता। यानी कहने का मतलब ये जो अगर 1000 निर्वाचित है, यानी 1000 लोग वोट डालने वाले हैं, इसमें से केवल 700 लोग ही वोट डालेंगे, 300 लोग वोट भी नहीं डालेंगे और यहाँ चुनाव भी नहीं लड़ सकते। इसी को कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन। क्लियर? यानी जिस एरिया में मुस्लिम ज्यादा होंगे वहाँ मुस्लिम ही प्रत्याशी होगा, वहाँ कोई हिंदू प्रत्याशी नहीं हो सकता। अगले कंडीशन में कहा गया कि हिंदू प्रत्याशी के साथ साथ वहाँ कोई हिंदू वोट भी नहीं डाल सकता जहाँ मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। ये था पृथक निर्वाचन के रूप में सांप्रदायिक निर्वाचन को लाया गया था। यानी निर्वाचन को जो अलग करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी वो यही था। इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मिंटो ने। किसने शुरुआत की थी इसकी? लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो ने इसकी शुरुआत की थी। अगर कोई ये पूछ ले, ये बताइए कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किसने की थी? सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किसने की थी? यानी वो कौन था जिसने सांप्रदायिक निर्वाचन का शुरुआत किया? वो था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की। इसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। और इस तरह से आज का 1909 का भारत परिषद अधिनियम खत्म होता है। आगे हम 1919 का अधिनियम कल पढ़ेंगे।